हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बीटीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन को, जो आने वाले एग्ज़ाम में हेल्पफुल होने वाले हैं और किस टाइप से इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, ये सब एक आइडिया हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आ जाएगा। तो आइए एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि किस टाइप से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। आज के इस लेक्चर में फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम अवस्था है। द्रव्य मीन्स मैटर, मैटर की मैक्सिमम कितनी स्टेट हो सकती है। हमारी स्क्रीन पे ऑप्शन है 2, 3, 4 तथा 5। तो दोस्तों जनरली तो हम 3 अवस्थाओं की बात करते हैं, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ 2 अवस्थाएं और होती है, जिसमें बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा आता है। तो इस तरीके से हमारी टोटल 5 अवस्थाएं होती है। तो यदि हम पे ऑप्शन आता है तो कितनी अवस्थाएं हम टिक करेंगे, 5 स्टेज इसमें आएगी हमारी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सा एक परमाणु को तत्व नहीं है। एक परमाणु मीन्स मोनो एटॉमिक, जिसको एक एटम के फॉर्म में लिखते हैं हम। तो जैसे हम पे आयोडीन है, आयोडीन को दोस्तों हम I2 के फॉर्म में लिखते हैं। दूसरा है कॉपर, फिर आता है हीलियम और नेक्स्ट हमारा बेरिलियम। तो ये 4 ऑप्शन है, जिसमें हम कॉपर को Cu से डिनोट करते हैं, हीलियम को He से और बेरिलियम को Be से डिनोट करते हैं। लेकिन जो आयोडीन है दोस्तों, इसको I2 के फॉर्म में हमेशा लिखते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आयोडीन, इसमें जिसको मोनो एटॉमिक के फॉर्म में नहीं लिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः तत्वों की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में कौन सी अवस्था शामिल नहीं है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो नॉर्मल स्टेट होती है तत्वों की, भौतिक वर्गीकरण में किसको शामिल नहीं किया गया। सॉलिड स्टेट उसमें अवस्था होती है, ठोस भी होती है, सॉरी लिक्विड भी होती है। नेक्स्ट आता है कोलाइडल स्टेट और गैस। तो दोस्तों हमें पता है कि पदार्थ की सामान्यतः 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन जो कोलाइडल अवस्था है, ये इसकी भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था कोलाइडल स्टेट, जो भौतिक अवस्थाओं के वर्गीकरण में नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। कि जो हमें 5 अवस्थाएं बताई थी, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन दे रखा प्लाज्मा कंडेंसेट, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और गैस। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त करते। तो कौन सी वो अवस्था है जो ठंडा करके प्राप्त की जाती है बहुत लोवेस्ट टेम्परेचर पे। तो प्लाज्मा कंडेंसेट नहीं होगा, इसमें प्लाज्मा भी नहीं होता है। एक आता बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और नेक्स्ट है गैस। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसमें क्या करते हैं, जैसे CO2 होता है, जिसको हम शुष्क बर्फ़ कहते हैं, ये -78 डिग्री केल्विन पे इसको ठंडा किया जाता है, इतने डिग्री टेम्परेचर पे, तब जाके हमें उस सॉलिड फॉर्म में मिलती है। तो कौन सी स्टेट होती है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। नेक्स्ट है सूखी बर्फ कहा जाता है। सूखी बर्फ, ड्राई आइस किसे कहते हैं हम, आयनमंडल का ठोस जल, शुद्ध ठोस बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड की ठोस अवस्था और 4th ऑप्शन हम पे इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ड्राई आइस हम कहते हैं सॉलिड CO2 को। तो ये क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की ठोस अवस्था। तो ड्राई आइस किसे कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की ठोस अवस्था जो होती है उसे हम ड्राई आइस कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, किसी गैस के द्रवण के लिए सर्वाधिक अनुकूल अवस्था निम्न में से कौन सी है। गैसों का लिक्विफिकेशन से रिलेटेड है दोस्तों, कि गैस लिक्विफाई कब होगी। तो इसमें पहला ऑप्शन है निम्न दाब और उच्च तापमान पर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट है निम्न दाब और निम्न तापमान, लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर।
थर्ड ऑप्शन आता हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर और नन ऑफ दिस, ये इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कोई भी गैस लिक्विफाई कब होगी, जब हम उन गैसों में उच्च दाब और निम्न तापमान, लो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे इसमें राइट ऑप्शन बन सकता है, ये ऑप्शन नंबर 4 होगा, नन ऑफ दीज। तो इसमें यदि सही होता तो क्या होना था, उसमें हमें ऑप्शन मिल जाता था हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, यदि होता तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो सकता था। लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं हम पे, इसीलिए इसमें हम नॉन ऑफ दीज करते हैं। लेकिन इससे क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना है, इसमें उच्च दाब और निम्न तापमान की जो स्थिति होगी वहाँ पर गैस द्रवीकृत हो सकती है, उसका लिक्विफिकेशन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी द्रव का वायुमंडल के द्वारा किसी द्रव पर वायुमंडल के दाब कम करने पर क्या होता है। यदि वायुमंडलीय दाब कम किया जाएगा तो उस पर क्या चेंजेस आएगा, उस लिक्विड पर। द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, द्रव का क्वथनांक कम होता है, द्रव का क्वथनांक अपरिवर्तित रहता है और द्रव का क्वथनांक पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो इसमें क्या होगा, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंज आएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव का क्वथनांक कम होता है। तो क्या है दोस्तों इसमें कि किसी द्रव पर वायुमंडल के दाब कम करेंगे तो द्रव का क्वथनांक क्या हो जाएगा, कम होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा लिखा था ये राइट आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन है, जल के बारे में निम्नलिखित में से एक कौन सा कथन सही नहीं है। जल के बारे में वाटर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है इसमें, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट पॉइंट है, जल में हाइड्रोजन आबंध होते हैं, जो वाटर होता है उनके वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन होता है, तो ये राइट आंसर है बच्चों। नेक्स्ट है, जल का उच्च क्वथनांक होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, हमें पता है ये वाटर जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है, जल की उच्च गलन उष्मा होती है, इसकी जो गलन उष्मा होती है भी हाई होती है। और लास्ट ऑप्शन है, जल एक अध्रुवीय अणु है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। तो दोस्तों जो वाटर होता है उसमें H पॉजिटिव और O नेगेटिव होता है, तो वो एक टाइप का पोलर मॉलिक्यूल है। लेकिन जिसमें ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन कि वाटर जो होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें से ऑप्शन 4 जो होगा गलत था इसमें, कि जल एक अध्रुवीय अणु है। लेकिन होता क्या वैसे वास्तव में, वो एक ध्रुवीय अणु होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें ऑप्शन क्या है, क्वथन और वाष्पन दोनों सतही परिघटनाएं हैं, बॉयल होना, बॉइलिंग और वेपराइजेशन, ये दोनों के सतही, दोनों एक ही सतह पे होती है। या क्वथन एक सतही किंतु वाष्पन एक स्थूल परिघटना है, बॉइलिंग होना क्या है एक सतही परिघटना है, उसकी सतह पे होती है। और वाष्पन की एक स्थूल परिघटना है, स्थूल मतलब उसके आयतन से रिलेटेड। थर्ड ऑप्शन है, क्वथन और वाष्पन दोनों स्थूल परिघटनाएं हैं। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, क्वथन एक स्थूल परिघटना है किंतु वाष्पन एक सतही परिघटना है। तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, कि क्वथन क्या है, एक बॉयल होने एक आयतन परिघटना है, स्थूल परिघटना है। मतलब क्या होगा, जब बॉयल करेंगे तो उसका आयतन में कुछ चेंजेस आएगा। किंतु वाष्पन क्या है, एक सतही परिघटना, वाष्पन उसकी सतह पे होता है किसी भी पदार्थ की। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो हम पे ऑप्शन है डाल्टन्स, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, मेंडलीव्स एंड एंटोनी लेवेजर। तो हम बात करते हैं यदि डाल्टन्स की, तो डाल्टन्स ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी, रदरफोर्ड भी एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, और मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल की बात की थी। लेकिन जो एंटोनी लेवेजियर है, इन्होंने बात की थी जो रसायन विज्ञान में जो भी नई खोजें हैं इसका श्रेय जाता है एंटोनी लेवेजर को, इसलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं। इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12, किसी उपकोष में
अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित किया जा सकता है। तो हम पे ऑप्शन है 4l-2, 4l+2, 2l+1 एंड 2n²। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, यदि हमें क्या किसी उपकोष, मतलब बात हो रही है सब सेल की, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से, और स्मॉल एल में जब बात करेंगे तो स्मॉल एल से जब इसको डिनोट करते हैं तो एल क्या है, सब सेल है, और जिसकी वैल्यू शुरू होती है 0, 1, 2, 3 इस तरीके से SPDF के लिए, है ना। तो यदि हमें निकालने क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम पे सही फार्मूला कौन सा है, वो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा बी वाला, 4l+2। सपोज दैट हमें एल की वैल्यू 2 दे रखी है, हमें एल की वैल्यू 2 है, तो हम क्या करेंगे, l=2 है, तो हम क्या करेंगे उसमें 2 × 2 + 2 ये हो जाएगा ना। तो 2 जब 4, तो यहाँ से क्या होगा 2 + 2 4 × 2। तो इस तरीके से इसमें जो इसमें कितना था 4 था नहीं, तो 2 4 से 8 हो जाएगा, +2 मतलब 10। और l=, यदि 2 होगा तो कौन सा सब सेल की हम बात कर रहे थे, 0 होता है S के लिए, P के लिए 1 और D के लिए 2। तो D ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की नंबर्स, ठीक है। तो इस तरीके से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कार्बन में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह निम्न में से किस नियम का पालन करता है। एक था पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसे हम पाउली का नियम कहते हैं, दूसरा था हुंड का नियम, एक था N+L रूल, और हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। तो यदि बात करते हैं तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल और N+L रूल तीनों इलेक्ट्रॉन को भरने से संबंधित है, लेकिन हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत दूसरा है। तो इसमें डी ऑप्शन तो हो नहीं सकता। तो हमारे ऑप्शन जो इसमें होंगे, हुंड का नियम क्या कहता था कि एक ऑर्बिटल में जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होंगे पहले सभी अनपेयर्ड हो जाएंगे, उसके बाद उनकी पेयरिंग शुरू होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 आता है, समान N+L मान वाले कक्षकों का समूह है जिसके लिए N+L वैल्यू सेम होगी, वह कौन सा हमारा और पेयर होगा नीचे में से। अब 3D, जो D3 होगा, N मीन्स नंबर ऑफ सेल, तो कितना है 3 है इसमें, और D L की वैल्यू कितनी होती है D के लिए +2, है ना। इस तरीके से होगा 4P, और P के लिए कितनी वैल्यू होती है इसकी 1, और इसमें 5, और S के लिए इसकी 0 होती है। इस तरीके से इसमें कितनी आएगी 5, ये भी 5 और ये भी 5, तीनों 5 5 वैल्यू होगी, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा हमारा 3P। तो P के लिए कितनी वैल्यू बताई मैंने अभी, इसमें 1, तो इसमें 4 हो जाएगा, 3 और 1 4, इसमें कितना आएगा 5 आएगा, इसमें फिर कितना आएगा 4 और 3 7 आएगा। तो अलग अलग वैल्यू आ रही है। तो इसमें जो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें सभी वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसमें ये लिखा समान N+N मानों वाला समूह है, तो जिसके लिए N+L की वैल्यू सेम है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, इनमें से मिक्सचर कौन सा नहीं है हमें बताना है। इसमें एक है दूध, दूसरा है नींबू पानी, बर्फ़ और मिट्टी। दूध भी दोस्तों, जो दूध की बात करते हैं, मिल्क की बात करते हैं, तो इसमें वाटर हो सकता है, वाटर के साथ क्या होगा पानी होगा। नींबू पानी की हम बात करें तो नींबू है तो उसमें क्या होगा पानी, वाटर भी है। नींबू क्या एक एसिड है उसमें, और वाटर अलग चीज़ हो गई। बर्फ़ की बात करते हैं तो बर्फ़ में क्या है, सिर्फ वाटर का प्रेजेंस होगा। और मिट्टी में क्या, मिट्टी में कई टाइप के मिक्सचर हो सकते हैं। तो यदि हम राइट आंसर की बात करें तो इसमें होगा राइट आंसर बर्फ़, क्योंकि बर्फ़ जो होगा वाटर को ही, जब वो क्या हो रखा फ्रीजिंग पॉइंट तक हो जम रखा है, तो वहाँ पे बर्फ़ की फॉर्म में आ रखा वाटर, ठीक है। तो इसमें किसी भी टाइप का मिक्सचर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है हमें बताना है। दूध का जमना, फल का पकना, जल का वाष्पन और कोयले का जलना। तो दोस्तों दूध का जमना, दूध जब दही में चेंज होगा तो
उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टी, उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन उसमें होंगी। फल का पकना, जब कोई भी फ्रूट्स होगा चेंज हो जाता, मतलब पक जाता है, तो उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ केमिकल चेंज आएंगे। दूसरा जल का वाष्पन, और नेक्स्ट है कोयले का जलना। कोयला भी जब जलेगा तो उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, और जैसे CO2 गैस उसमें निकलती है, और भी कई गैसें उसमें इवॉल्व हो सकती है। लेकिन जल का जब वाष्पन होगा तो इसमें इस टाइप की कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, क्योंकि वेपर बनेगी तो सिर्फ वाटर की बनेगी, बाद में कंडेंस होकर के लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरीके से जो हमारा रासायनिक परिवर्तन जिसमें नहीं होता है, और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17 है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट ऑप्शन है, किसी यौगिक में तत्वों का अनुपात सदैव एक समान ही होता है। जब किसी अभिक्रिया में जैसे संयुक्त होती है तो वे आयतन के साधारण अनुपात में मिश्रित होते हैं, बशर्ते सभी गैसें सामान्य ताप पर हों। थर्ड ऑप्शन है, द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 है, समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या भी समान होती है। तो ये जो होंगे ये अलग अलग स्टेटमेंट थे, लेकिन जिसमें से राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। द्रव्य का ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर था, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको किसने दिया था? इसको दिया था एंटोनी लेवाइजर ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आता है, जिसमें लिखा है, किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्न में से कौन सा है? तो इसका किसी भी तत्व की हम बात करते हैं तो घनत्व, द्रव्यमान और क्वथनांक, ये जो होते हैं ये अलग अलग हो सकते हैं, इसमें थोड़ा चेंज हो सकता है। लेकिन किसी तत्व की बात करते हैं तो उसका जो अभिलाक्षणिक गुणधर्म होगा वो उसका परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर जो होता है किसी भी तत्व का एक अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? अल्फा कण होते हैं, जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है? नीचे पे ऑप्शन है, बीटा कण से मात्रा में 2 गुने ऋणावेशित होते हैं, गामा किरणों की तुलना में कम आयनीकृत होते हैं, और बिल्कुल हीलियम के नाभिक होते हैं। तो जब हमने अल्फा स्कैटरिंग मॉडल पढ़ा था तो हमने उसमें अल्फा का किसका बात की थी? उसमें हीलियम के नाभिक की, कि वो क्या करता है, अल्फा पार्टिकल्स को उससे इमिट करता है रेडिएशन को। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा इसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल हीलियम के नाभिक के समान। तो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं हीलियम के नाभिक के समान होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम पे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी कक्ष, जिसकी हम क्या बोलते हैं, कक्ष को, ऑर्बिट या सेल में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है? अब यदि हमें किसी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या मेज़र करनी है तो उसको कैसे करेंगे हम? निम्न फॉर्मूले से। तो इसमें 2n हो सकता है, 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर एंड n स्क्वायर। ध्यान रखना दोस्तों, जब हमेशा ऑर्बिट की बात करते हैं तो स्मॉल n से उसको डिनोट करेंगे हम, कैपिटल N होगा तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसके लिए राइट आंसर हो जाएगा 2n स्क्वायर का। n स्क्वायर उसकी वैल्यू क्या बनेगी? n की, नंबर ऑफ ऑर्बिट जो होंगे n होगा, उसके स्क्वायर करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे पार्टिकुलर ऑर्बिट में, ठीक है। तो इस तरीके से राइट आंसर है 2n स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, रेडियो सक्रियता का मात्रक है। तो रेडियो एक्टिविटी का जो मात्रक होता है होता है क्यूरी से हम उसको डिनोट करते हैं, रेडियो एक्टिविटी के मात्रक को, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी मैडम क्यूरी, दूसरा था पियरे क्यूरी ने, हेनरी बेक्यूरेल ने और जे थॉमसन ने। तो दोस्तों यदि ये ऑप्शन आता है तो इसमें हमेशा भले ये यूनिट की ऐसी क्यूरी है, लेकिन इसका जो
खोज की थी, सबसे पहला रेडियो एक्टिव खोजा था हेनरी बैक्यूरेल ने, तो इसलिए इसकी खोजकर्ता भी नहीं कहते हैं इसका, ठीक है ना, रेडियो एक्टिविटी का, हेनरी बैक्यूरेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पे आता है क्वेश्चन नंबर 23। हाइड्रोजन के रेडियो एक्टिव समस्थानिक को कहते हैं। हाइड्रोजन का जो रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, हमें पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ये रेडियम तो इसमें ऑप्शन हो नहीं सकता है, तो इसको हम कट कर देंगे पहले ही। तो इसका जो राइट आंसर होता है, इसका आंसर आता है हम पे ट्राइटियम, और ट्राइटियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव सबस्टेंस है इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है। तो यदि ये ऑप्शन आता है दोस्तों, तो इसमें एक ऑप्शन हम पे यूरेनियम, कोबाल्ट, रेडियम और आयोडीन। तो आयोडीन तो रेडियो एक्टिव है नहीं वैसे, और यूरेनियम भी रेडियो एक्टिव है, रेडियम भी और कोबाल्ट भी, लेकिन जिसका यूज़ कैंसर के उपचार में करते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं कोबाल्ट, कोबाल्ट C60 को, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना आप। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी विजिबल रीजन से संबंधित है। जो ये ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा विजिबल रीजन से है। तो जब हम बात कर रहे थे अलग अलग सीरीज़ की कि जब क्या होगा, कोई भी कंपाउंड एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे उसके इलेक्ट्रॉन, और फिर निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं तो अलग उसका रेडिएशन इमिट करेगा, तो अलग अलग एनर्जी लेवल बनते हैं। उसी को हम सीरीज़ की बात करते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। पास्चन सीरीज़, बालमर सीरीज़, लाइमन सीरीज़ और फुंड सीरीज़। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं विजिबल रीजन में जब आता है, तो विजिबल रीजन में इसमें से कौन सा आएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, बालमर सीरीज़ में आता है। जब कहाँ से आएगा वो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम 5 या 4 से आएगा, और विजिबल रीजन तो 2 में आता है वो, ठीक है, 2 सेल में आएगा वो। तो जो 2 सेल होती है उसमें बालमर सीरीज़ की हम बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, निम्न विकिरण में से फ्रीक्वेंसी के बढ़ने का सही क्रम है। ये रेडियो, जितने भी रेडियो एक्टिव क्या उसका नाम, जितनी भी फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमने रेडिएशन की, एक अलग अलग रेंज है इनकी, तो इसमें से सही सीक्वेंस कौन सा है ये हमें बताना है इसमें। फर्स्ट है कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्सरे। एक्सरे के बाद कभी एक्सरे यूवी हो सकता है इसके बीच में, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, यूवी, विजिबल, IR, फिर आता था माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव। तो रेडियो वेव जो होगा हमने FM लिख रखा है इसमें, तो FM भी आपके पास लिखा आ सकता है ऑप्शन में। नेक्स्ट ऑप्शन है गामा रे, कॉस्मिक रे, एक्सरे, विजिबल, IR एंड FM। नेक्स्ट आता है कॉस्मिक रे, गामा रेज, एक्सरे, विजिबल, FM एंड IR। IR मीन्स इंफ्रारेड, और FM जो हम बात करते हैं रेडियो वेव की बात होती है इसमें। फोर्थ ऑप्शन है कॉस्मिक रे, गामा रे, विजिबल, एक्सरे, FM एंड IR। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्सरे, विजिबल, IR और FM। ये इसका राइट आंसर है, इसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, किसके, फ्रीक्वेंसी के बढ़ते हुए क्रम में ये सीक्वेंस है। और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी जो होते हैं ये दोनों क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कि मतलब जिस सीक्वेंस में फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है। लेकिन जो हम बात करेंगे कभी लैम्डा, जिसको हम कहते हैं वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी है एनर्जी की हम बात करते हैं, ये दोनों हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसका मतलब यदि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, FM की होती है, लेकिन इसकी वेवलेंथ होती है सबसे कम, ठीक है ना। तो अभी हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर बता रखा है इसका। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, यदि किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता शून्य हो तो उसके संवेग में अनिश्चितता होगी। इन्होंने क्या कहा कि किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में यदि अनसर्टेनिटी कितनी है, 0 है, तो उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कितनी होगी हमें बताना है। तो ये रूल कौन सा है, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। वो क्या कहता है कि हम किसी भी तत्व के लिए उसकी मोमेंटम और पोजीशन दोनों को
क्या एक प्योरिटी के साथ उसको मेज़र करना संभव नहीं है एक ही समय में। यदि एक टाइम में हम उसकी पोजीशन बताएंगे तो उस टाइम अनिश्चितता किस में आ जाएगी, उसके संवेग में आ जाएगी। तो इस तरीके से इसमें क्या कहा इन्होंने कि जो पोजीशन है किसी इलेक्ट्रॉन की, उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी है, 0 है। जब इसमें अनसर्टेनिटी 0 है तो उस टाइम अनसर्टेनिटी आएगी किस में, अनसर्टेनिटी आएगी उसके मोमेंटम में। तो इस तरीके से उसमें अनिश्चितता क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, अनिश्चित हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक ही कक्षक में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों को पहचान सकते हैं। एक कक्षक होगा, कोई भी ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसको किसके थ्रू पहचाने, कौन सी क्वांटम नंबर हम यूज़ करेंगे उसमें। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो दोस्तों यदि हमें इलेक्ट्रॉन की पहचान करनी है किसी ऑर्बिटल में तो उसको कैसे पहचानेंगे हम, उसको पहचानने के लिए क्या करेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर का यूज़ करेंगे। क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जिनकी स्पिन एक दूसरे के अपोजिट होगी। इस तरीके से उस हम स्पिन क्वांटम नंबर के थ्रू हम इन इलेक्ट्रॉनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, यदि n = 4 तथा l = 3 हो तो कक्षक होगा। तो कौन सा ऑर्बिटल होगा, यदि क्या होगा, n = 4 और l = 3 है तो कौन सा कक्षक होगा। तो 4 तो हमें दिख रहा है, जिस 4 सभी में 4 है, लेकिन हमें पहचाना l की वैल्यू, l स्टार्ट होता है हमेशा कहाँ से, 0 से। l = 0 तो होता है s, l = 1 तो p, l = 2 तो d और l = 3 तो f। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। क्योंकि इसमें l = 3 की बात कर रहा है तो 3 किसके लिए आता है, f ऑर्बिटल के लिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक उदासीन परमाणु एक ऋण आयन में बदला जाता है तो, अब एक न्यूट्रल एटम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन को और ऐड हो गया तो नेगेटिव स्पीसीज बन गया। तो उससे होगा कि किस में चेंज आएगा, इसमें फर्स्ट क्या है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु क्रमांक घटता है। तो दोस्तों एटॉमिक नंबर पे तो उसका कोई चेंज नहीं आएगा, तो 2 ऑप्शन हमारे हो नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, आकार घट जाता है और 4 आएगा, आकार बढ़ जाएगा। तो इससे इसका क्या होगा, आकार में परिवर्तन आएगा, मतलब कुल मिला के, है ना। तो आकार में जो चेंज होगा इसका आकार इसमें बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मूलिकन के तेल बूंदक परिबूंदक था, सॉरी इसमें बूंद हो रखा, बूंदा हो रखा, तेल बूंदक प्रयोग द्वारा किसे ज्ञात करते हैं। ऑयल ड्रॉप मेथड आया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किसका था, मूलिकन का था। तो उसके थ्रू हम क्या मेजर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का E/m, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। तो जो ऑयल ड्रॉप मेथड आता है उससे हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज मेजर कर सकते थे। तो ये ध्यान रखना, में इस तरीके से इससे क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट है, पी ऑर्बिटल का आकार होता है, पी ऑर्बिटल जो होता है उसका आकार कैसे होता है, उधर डम्बल शेप का होता है। जबकि इसमें ऑप्शन क्या था, डबल डम्बल भी था, डम्बल दीर्घवृत्ताकार और गोलाकार था। तो हमारा राइट आंसर क्या था, डम्बल शेप का होता है पी ऑर्बिटल। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कोश की परिधि होती है। हाइड्रोजन एटम की जो फर्स्ट सेल होती है उसकी परिधि जो होती है उसको हम निकाल किससे सकते हैं। तो उसमें ऑप्शन दे रखे हैं h²/2πme², h²/4πme² सेंटीमीटर, h²/πme² मीटर, h²/4πme² मीटर। तो किस में, इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो दोस्तों हमारा इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है ना। जिसमें हम किससे निकाल सकते हैं परिधि को, 4²/2πme², जब यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर में होगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, यदि l = 3 हो तो m के कुल मानों की संख्या कितनी होगी। यदि l = 3 है
तो m के कितने मान होंगे। तो हमें पता है जब n इजिकल टू 1 होता है तो l इजिकल टू 0 होता है, और जब l इजिकल टू 0 होगा तो उस टाइम m इजिकल टू भी 0 होता है, और l इजिकल टू 1 होगा तो l के उस टाइम m के उस टाइम 3 वैल्यू होती है, -1 0 +1, ठीक है। और l इजिकल टू 3 आएगा तो उस टाइम क्या हो जाएगा, सीधे सीधे m की वैल्यू 7 आएगी। कैसे, उसकी 3 नेगेटिव में और 3 पॉजिटिव में और 1 0 भी उसकी वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर जो होगा इसमें, हमारा राइट आंसर निकल जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। तो ये था, यदि l इजिकल टू 3 होगा तो m के कुल मानों की संख्या कितनी होगी, 7। तो दोस्तों क्वांटम नंबर से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। हमें एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है ताकि आने वाले एग्जाम में उसको हम सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन था, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित कारण से संबंधित है। रदरफोर्ड का जो प्रकीर्णन प्रयोग है किससे संबंधित है, नाभिक से, परमाणु से, इलेक्ट्रॉन से और न्यूट्रॉन से। तो जो नाभिक रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग है वो न्यूक्लियस से संबंधित था, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में। आपको यदि हमारा इस वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।